बहुत समय पहले एक जादुई दुनिया थी जिसे परीलोक कहा जाता था। वहां हर तरफ चमकते फूल, उड़ते बादल और मीठी रोशनी थी। उसी परीलोक में दो परियां रहती थीं, आनंदी और चंद्रा। दोनों बचपन से साथ थीं, एक साथ खेलती, हंसती, उड़ती और सपने देखती। आनंदी का दिल बहुत साफ था। वो सबकी मदद करती थी, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देती थी। वहीं चंद्रा थोड़ी चंचल थी। वो आनंदी से प्यार तो करती थी, लेकिन कभी-कभी उसके मन में तुलना और जलन भी आ जाती थी। समय बीतता गया, दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन पूरे परीलोक में खबर फैली कि परीलोक के राजा अपने बेटे राजकुमार वीर के लिए एक योग्य और सुंदर परी की तलाश कर रहे हैं। पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल था। जब चयन का दिन आया तो सभी परियां अपनी अपनी गुण दिखाने लगीं। किसी ने नृत्य किया, किसी ने जादू दिखाया, किसी ने गीत गाया। लेकिन जब आनंदी की बारी आई, उसने कोई दिखावा नहीं किया। उसने एक घायल चिड़िया को ठीक किया, एक छोटे फूल को फिर से खिला दिया और एक रोते हुए बच्चे को हंसा दिया। राजा और राजकुमार वीर ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, आनंदी ही हमारी होने वाली रानी बनेगी। पूरा परीलोक खुशियों से झूम उठा। लेकिन चंद्रा के दिल में एक तूफान उठ गया। चंद्रा ने सोचा, मैं भी तो उतनी ही सुंदर हूं, फिर मुझे क्यों नहीं चुना गया? धीरे धीरे उसकी जलन बढ़ने लगी। एक रात उसने एक गलत फैसला लिया। वो एक अंधेरी जादूगर के पास गई और उससे काला जादू सीखने लगी। उसका मकसद था आनंदी की खुशियों को छीन लेना। एक रात चंद्रा उस अंधेरे जादूगर के पास गई। जादूगर ने उसकी जलन को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसे एक जादुई अंगूठी दी। उसने कहा, ये अंगूठी जिसे भी पहनाई जाएगी, उसकी खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और उसकी चमक भी फीकी पड़ जाएगी। चंद्रा ने बिना सोचे वो अंगूठी ले ली। अगले दिन वो मुस्कुराते हुए आनंदी के पास गई और बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा खरीदा है, हमारी दोस्ती की निशानी। आनंदी ने बिना किसी शक के मुस्कुराते हुए अंगूठी पहन ली। उसे लगा कि ये उसकी सबसे प्यारी दोस्त का प्यार है। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, धीरे धीरे उसका जादू कम होने लगा। उसकी चमक फीकी पड़ने लगी और वो कमजोर महसूस करने लगी। पूरे परीलोक में चिंता फैल गई। आनंदी को क्या हो रहा है? चंद्रा ये सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे अब भी एक डर छिपा था। जादुई अंगूठी का असर अब पूरी तरह दिखने लगा था। आनंदी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी चमक, उसकी ताकत सब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो अब उड़ भी नहीं पाती थी। और एक दिन ऐसा आया जब वो बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे परिलोक में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उधर चंद्रा अब अपने अगले कदम के लिए तैयार थी। वो फिर से उसी अंधेरे जादूगर के पास गई और बोली, मुझे आनंदी जैसा बना दो ताकि कोई मुझे पहचान न सके। जादूगर ने काली हंसी हंसी और एक खतरनाक मंत्र पढ़ा। कुछ ही पलों में चंद्रा का रूप बदलने लगा। उसकी शक्ल, उसकी आवाज, यहां तक कि उसकी चमक भी बिल्कुल आनंदी जैसी हो गई। अब असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन था। अगले ही दिन नई आनंदी महल में पहुंची। सबने उसे देखकर खुशी मनाई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो असली नहीं है।
राजा और राजकुमार वीर भी उसे देखकर निश्चिंत हो गए। उधर असली आनंदी महल से दूर एक सुनसान जंगल में पड़ी थी, कमजोर, बेबस और अकेली। लेकिन उसके दिल में अभी भी अच्छाई की एक छोटी सी लौ जल रही थी। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका पूरे परीलोक को इंतजार था, शादी का दिन। पूरा परीलोक रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ फूलों की खुशबू, संगीत और खुशियों का माहौल था। महल को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया था कि मानो आसमान धरती पर उतर आया हो। आनंदी, असल में चंद्रा, दुल्हन बनकर सजी हुई थी, इतनी सुंदर कि कोई भी उसकी सच्चाई पर शक नहीं कर सकता था। राजकुमार वीर भी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सच में एक दयालु और सच्ची परी को अपना जीवन साथी चुना है। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी शुरू हुई। मंत्र गूंज रहे थे, फूल बरस रहे थे और हर कोई खुशियों में डूबा हुआ था। और देखते ही देखते नकली आनंदी यानी चंद्रा की शादी राजकुमार वीर के साथ हो गई। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो गया। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा था। महल से दूर एक घनी जंगल में असली आनंदी अभी भी कमजोर हालत में पड़ी थी। घने जंगल के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और हल्की हल्की धूप पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती थी, वहीं एक सुंदर और साहसी युवक भटकते भटकते एक नदी के किनारे पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो धीरे धीरे नदी के पास गया, झुककर अपने हाथों में पानी लिया और अपना चेहरा धोया। ठंडे पानी से उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसकी नजर अचानक एक तरफ पड़ी। नदी के किनारे घास के बीच एक लड़की बेहोश पड़ी थी। वो चौंक गया। ये यहां कौन हो सकती है, उसने सोचा। वो तुरंत उसके पास दौड़ा और झुककर ध्यान से देखा। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन बेहद कमजोर। उसकी चमक जैसे कहीं खो गई थी। वो और कोई नहीं, आनंदी थी। युवक ने जल्दी से अपने हाथों में पानी लिया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही पलों में आनंदी ने हल्का सा हिलना शुरू किया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो घबराई हुई थी, लेकिन सामने उस अजनबी को देखकर थोड़ी संभली। युवक ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में यहां कैसे पहुंची? आनंदी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें खाली सी लग रही थीं, जैसे वो खुद को ही पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कौन हूं? यहां कैसे आई? मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर वो युवक थोड़ा हैरान हुआ। असल में उसका नाम मानवीर था। वो किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े परीलोक का राजा था। लेकिन एक वचन के कारण वो अपनी असली पहचान किसी को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मानव है। तुम चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। आनंदी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भरोसा भी महसूस हो रहा था। मानव ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे उठाया। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलता हूं। जंगल के बीच नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां मानव कुछ समय के लिए ठहरा हुआ था।
वो आनंदी को वहां ले गया, उसे पानी दिया, फल खिलाए और आराम करने को कहा। आनंदी अब भी सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। दिन बीतने लगे। मानव उसका ख्याल रखता, उसे हंसाने की कोशिश करता और धीरे धीरे आनंदी भी मुस्कुराने लगी। उसे अपना अतीत याद नहीं था, लेकिन मानव के साथ उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। उधर महल में नकली आनंदी चंद्रा रानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी सच्चाई ज्यादा दिन छुपी रहने वाली नहीं थी। महल में अब चंद्रा आनंदी बनकर रानी की जिंदगी जी रही थी। चारों तरफ ऐशो आराम, शाही ठाठ, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक डर छिपा रहता था। अगर आनंदी वापस आ गई तो? ये ख्याल उसे चैन से जीने नहीं देता था। आखिरकार एक रात वो फिर से उस अंधेरे जादूगर के पास पहुंची। जंगल के गहरे हिस्से में, धुंध और अंधेरे से घिरी उसकी गुफा में। चंद्रा ने घबराई आवाज में कहा, मुझे पता लगाना है, आनंदी अब कहां है? जादूगर ने अपनी रहस्यमयी आंखें बंद की और एक काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके सामने हवा में एक धुंधली तस्वीर बनने लगी। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और बोला, जहां तुमने उसे छोड़ा था वो अब वहां नहीं है। ये सुनकर चंद्रा चौंक गई। क्या मतलब? वो कहां गई? उसने घबराकर पूछा। जादूगर ने ठंडी आवाज में कहा, या तो उसे कोई जंगली जानवर ले गया, या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। चंद्रा कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो अब कोई खतरा नहीं, उसने सोचा। उसने खुद को तसल्ली दी, अब आनंदी कभी वापस नहीं आएगी। और वो निश्चिंत होकर वापस महल लौट आई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच अभी भी जिंदा है। उधर जंगल में आनंदी अब मानव के साथ सुरक्षित थी और उसकी किस्मत एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे जंगल के शांत माहौल में, जहां हर तरफ प्रकृति की ऊर्जा बह रही थी, वहीं मानव, असल में मानवीर, धीरे धीरे अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से महसूस करने लगा। पहले हल्की हल्की रोशनी उसके हाथों में चमकी, फिर वो रोशनी एक तेज ऊर्जा में बदल गई। उसे एहसास हुआ उसकी जादुई शक्तियां वापस आ रही हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हैं। असल में वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि पूरे परिलोक का सबसे शक्तिशाली रक्षक था। एक दिन उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चला गया। चारों तरफ हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। उसी पल उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह जाग उठीं। अब मानवीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसके दिल में घमंड नहीं था, सिर्फ एक मकसद था। जंगल के उसी शांत माहौल में, जहां मानवीर अपनी शक्तियों को पूरी तरह जागृत कर चुका था, अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई उभरी। वो एक गुप्तचर था, तेज, सतर्क और पूरी तरह वफादार। वो झुककर बोला, महाराज, राजमहल से संदेश आया है। मानवीर ने हल्का सा चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने यहां अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। गुप्तचर धीरे से आगे बढ़ा
और फुसफुसाते हुए बोला, राजमाता ने आपको तुरंत बुलाया है, मामला बहुत गंभीर है। मानवीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि महल में कुछ तो गड़बड़ है। शायद सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। गुप्तचर ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और कुछ ही पलों में वो हवा की तरह गायब हो गया। मानवीर ने आसमान की ओर देखा, जैसे वो आने वाले समय को महसूस कर रहा हो। अब समय आ गया है, उसने धीरे से कहा। उसकी नजर फिर आनंदी पर पड़ी, जो अभी भी अपने अतीत से अनजान थी। लेकिन अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। महल में कुछ बड़ा होने वाला था और मानवीर उसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार था। गुप्तचर के जाने के बाद मानव, असल में मानवीर, कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसे पता था अब उसे महल जाना ही होगा। लेकिन उसकी नजर आनंदी पर पड़ी, जो अभी भी कमजोर थी और उसे अपनी असली पहचान तक याद नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। आनंदी शांत बैठी थी, नदी की ओर देख रही थी, जैसे किसी अनजानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मानवीर ने नरमी से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा। आनंदी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता झलक रही थी। तुम वापस आओगी ना? उसने धीमे से पूछा। मानवीर एक पल के लिए रुका। वो सच बताना चाहता था, लेकिन अभी समय सही नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। आनंदी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। मानवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे मुड़ गया। हवा में हल्की ठंडक थी और उस पल में एक अनकहा रिश्ता और भी गहरा हो गया। मानवीर जंगल से बाहर निकल पड़ा। उसकी चाल अब पहले से ज्यादा तेज और दृढ़ थी। अब उसका रास्ता सीधे महल की ओर था, जहां झूठ और सच की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली थी। महल के लिए निकलने से ठीक पहले मानवीर अचानक रुक गया। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर आनंदी की ओर देखा। वो अब भी अनजान थी, कमजोर थी और सबसे बड़ी बात, खतरे से बिल्कुल अनभिज्ञ। मानवीर जानता था उसे अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक हल्का सा मंत्र बोला। अचानक हवा में हलचल हुई और उसके सामने एक गुप्तचर प्रकट हुआ, तेज, अदृश्य रहने में माहिर और पूरी तरह वफादार। मानवीर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा एक ही काम है, दूर से आनंदी की रक्षा करना। उसे किसी भी खतरे का एहसास भी नहीं होना चाहिए, और जब तक मैं लौट कर नहीं आता, उस पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। गुप्तचर ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। जैसा आदेश महाराज। कुछ ही पलों में वो गुप्तचर हवा में गायब हो गया। अब वो दूर से छुपकर हर पल आनंदी पर नजर रखने वाला था। आनंदी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब उसके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका था।
मानवीर ने एक आखिरी बार जंगल को देखा और फिर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ गया। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, महल। मानवीर आखिरकार महल पहुंच गया। महल वही था, भव्य, चमकदार और शाही, लेकिन उसके बिना जैसे उसमें एक खालीपन सा आ गया था। जैसे ही उसकी वापसी की खबर फैली, महल के सैनिक, सेवक और सभी लोग इकट्ठा हो गए। महाराज लौट आए, ये खबर पूरे महल में गूंज उठी। सबके चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिख रही थी, क्योंकि इतने दिनों तक राजा के बिना हर कोई चिंतित था। लेकिन इस पूरे समय में भी महल बिखरा नहीं था। राजमाता ने सब कुछ बहुत समझदारी से संभाल रखा था। राजकार्य से लेकर सुरक्षा तक हर चीज अपने स्थान पर थी। उनकी मौजूदगी ने महल को मजबूती दी थी। मानवीर ये सब देखकर समझ गया कि राजमाता सिर्फ एक मां ही नहीं, बल्कि एक सशक्त शासक भी हैं। मानवीर सीधे राजमाता के कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, राजमाता पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में स्नेह भी था और एक गहरी चिंता भी। उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मानवीर, तुम्हें बुलाने की वजह बहुत बड़ी है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राजमाता की बात सुनकर मानवीर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह गया। चाचा, उसने धीमे लेकिन हैरानी भरे स्वर में कहा। राजमाता ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, हां मानवीर, तुम पर जो हमला हुआ था वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने चाचा ने ही करवाया था। कमरे का माहौल भारी हो गया। राजमाता ने आगे बताया, तुम्हारा चाचा हमेशा से ही सत्ता का लालची रहा है। वो चाहता था कि राजगद्दी उसके बेटे को मिले। इसीलिए उसने तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपनी ही खून के साथ धोखा किया। मानवीर की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। और उसका बेटा? उसने पूछा। राजमाता ने गहरी सांस ली। वो भी इस साजिश में बराबर का भागीदार है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये पूरे परिलोक के खिलाफ साजिश थी। मानवीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब बहुत हो चुका, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। राजमाता ने उसकी ओर देखा। अब उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा सिर्फ राजा नहीं, एक सच्चा न्याय करने वाला शासक है। राजमाता से बात करने के कुछ ही समय बाद महल के दरबार में हलचल मच गई। खबर आई, मानवीर के चाचा अपने बेटे और नई नवेली बहू के साथ दरबार में आने वाले हैं। मानवीर समझ गया, ये सिर्फ आशीर्वाद लेने का बहाना है। भव्य दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी दरबार के बड़े दरवाजे खुले और अंदर प्रवेश हुआ चाचा, उनके बेटे और बहू का। चाचा के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। वो आगे बढ़ा और झुककर बोला, महाराज, आपके बिना ये महल अधूरा था। अब आपकी वापसी से सब कुछ पूर्ण हो गया है। मानवीर ने शांत नजरों से उसे देखा। वो सब समझ रहा था, लेकिन अभी कुछ कह नहीं रहा था। चाचा ने अपनी बेटी और बहू को आगे किया।
महाराज, इनकी अभी अभी शादी हुई है। आपका आशीर्वाद इन्हें जीवन भर मार्ग दिखाएगा। मानवीर ने उनकी ओर देखा। उसकी नजरें गहरी थीं, जैसे वो उनके अंदर छुपे सच को पढ़ रहा हो। वो धीरे से खड़ा हुआ और उनके सिर पर हाथ रखकर बोला, सुखी रहो, लेकिन याद रखना, सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये शब्द सुनकर चाचा और उसका बेटा एक पल के लिए घबरा गए। दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव फैल चुका था। मानवीर के शब्द सिर्फ आशीर्वाद नहीं थे, वो एक छुपी हुई चेतावनी भी थी। चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में अब डर और बेचैनी बढ़ने लगी थी। जब मानवीर ने चाचा की बहू की ओर देखा तो वो एक पल के लिए ठहर गया। उसका चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगा। मैंने इसे पहले कहां देखा है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में हल्की सी शंका झलकी, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिमाग के कोने में दस्तक दे रही हो। बहू ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मानवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने अपने मन के सवाल को दबा दिया। शायद मैं गलत सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा। वो अपने राजकार्य में व्यस्त हो गया। मंत्रीगण से चर्चा, सुरक्षा की व्यवस्था और महल के मामलों को संभालना। लेकिन उसके मन के एक कोने में वो चेहरा बार बार उभर रहा था। कुछ तो था जो अभी छुपा हुआ था। उधर चाचा और उसका बेटा भी ये समझ चुके थे कि मानवीर अब पहले जैसा नहीं रहा, और कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लगने लगा था। महल में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थीं कि मानवीर दिन रात काम में डूब गया। राजकार्य, साजिशें, सुरक्षा, सब कुछ संभालते संभालते वो एक बहुत बड़ी बात भूल गया। आनंदी। वो जंगल में अकेली थी, बस एक अदृश्य गुप्तचर उसकी रक्षा कर रहा था। उधर जंगल में दिन बीतते गए और आनंदी की हालत और खराब होती गई। उसके हाथ में पहनी हुई वही जादुई अंगूठी अब धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति खींच चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। वो उठने की कोशिश करती, लेकिन हर बार गिर जाती। एक दिन वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी उंगलियों में वही अंगूठी चमक रही थी, जैसे उसकी सारी ऊर्जा अपने अंदर खींच चुकी हो। पास ही छुपा हुआ गुप्तचर ये सब देख रहा था। अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। गुप्तचर समझ गया, अगर अब कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। उसने तुरंत निर्णय लिया, वो अब छुपकर नहीं रह सकता था। महल में मानवीर अपने राजकार्य में पूरी तरह व्यस्त था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके सामने वही गुप्तचर प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। उसने झुककर कहा, महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है। आनंदी की हालत बेहद खराब हो चुकी है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। ये सुनते ही मानवीर जैसे एक पल के लिए जम गया। आनंदी? उसे अचानक सब याद आ गया। उसका वादा, उसकी जिम्मेदारी और उसका भरोसा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखने लगा। मैं उसे कैसे भूल गया, उसने खुद से कहा। अगले ही पल मानवीर ने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और वो बिजली की गति से जंगल की ओर निकल पड़ा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आनंदी को बचाना।
जंगल में आनंदी जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। हाथ में वही अंगूठी अब भी चमक रही थी। अचानक तेज रोशनी के साथ मानवीर वहां प्रकट हुआ। आनंदी, उसने घबराकर पुकारा। वो तुरंत उसके पास झुका और उसकी हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। आनंदी की आंखें आधी खुली, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यादें अब भी धुंधली थीं। मानवीर ने उसकी हथेली पकड़ी और उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। जंगल में आनंदी की हालत देखकर मानवीर एक पल भी नहीं रुका। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी जादुई शक्ति से पलक झपकते ही महल पहुंच गया। राज्य के सबसे बड़ी वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान से आनंदी की नब्ज देखी, उसकी आंखें, उसकी सांसें, सब जांचा। कुछ देर तक वे गहरी सोच में डूबे रहे, फिर धीरे से बोले, महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा कि इन्हें हुआ क्या है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता है जैसे इनकी शक्ति किसी ने धीरे धीरे छीन ली हो, लेकिन इसका कारण मेरी समझ से बाहर है। मानवीर की आंखों में चिंता और बढ़ गई। वैद्य ने सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करें महाराज, लगता है मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मानवीर का दिल जैसे बैठ गया। वो आनंदी के पास गया, उसके माथे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसी समय उसकी नजर फिर से उस अंगूठी पर पड़ी। वो अंगूठी अब भी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। मानवीर के मन में एक विचार आया, क्या ये सब इसी अंगूठी की वजह से है? उसकी आंखों में अब शक साफ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास होने लगा, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं। वैद्य की असफलता के बाद मानवीर कुछ पल गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, राजगुरु को बुलाया जाए। कुछ ही देर में सफेद दाढ़ी, शांत चेहरे और गहरी आंखों वाले राजगुरु कक्ष में प्रवेश किए। पूरा वातावरण जैसे और गंभीर हो गया। राजगुरु धीरे धीरे आनंदी के पास गए। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, आंखें बंद की और अपने हाथ को उसकी हथेली के ऊपर रखा। जैसे ही उनकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उनके चेहरे का भाव बदल गया। महाराज, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है और ये कोई साधारण अंगूठी भी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजगुरु ने आगे कहा, ये एक काला जादू है जो धीरे धीरे पहनने वाले की जीवन शक्ति को खींच लेता है। मानवीर की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों आ गए। तो इसका इलाज क्या है? उसने तुरंत पूछा। राजगुरु ने गहरी सांस ली। इस अंगूठी को हटाना इतना आसान नहीं है। अगर इसे गलत तरीके से उतारा गया तो आनंदी की बची हुई शक्ति भी खत्म हो सकती है। राजगुरु कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, महाराज, एक उपाय है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। इस अंगूठी का जादू तभी टूटेगा जब इसे सही मंत्र और शुद्ध शक्ति के साथ निकाला जाएगा, और इसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी।
मानवीर बिना एक पल गवाए तैयार हो गया। राजगुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। हवा भारी हो गई। दिए की लौ तेजी से कांपने लगी। मानवीर ने आनंदी का हाथ थामा और अपनी सारी शक्ति उस अंगूठी पर केंद्रित कर दी। अंगूठी चमकने लगी, जैसे वो हटने से इनकार कर रही हो। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। राजगुरु की आवाज और तेज हो गई। मंत्रों की गूंज चारों ओर फैलने लगी और फिर एक जोरदार चमक के साथ अंगूठी आनंदी के हाथ से निकल गई। अंगूठी जमीन पर गिरते ही उसकी चमक बुझ गई। जैसे ही अंगूठी हटी, आनंदी की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उसके चेहरे पर हल्की सी रंगत वापस आने लगी। मानवीर की आंखों में राहत झलक उठी। आनंदी, उसने धीमे से पुकारा। आनंदी ने हल्का सा हिलना शुरू किया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। इस बार उन आंखों में सिर्फ कमजोरी नहीं थी, कुछ यादें भी लौटने लगी थीं, जैसे अंधेरे में कहीं रोशनी चमक रही हो। जब आनंदी ने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ उसे एक अनजान सा माहौल दिखा। महल की छत, चमकते पर्दे, धीमी रोशनी, सब कुछ नया था। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। उसकी आंखों में सवाल थे, मैं यहां कैसे आई? लेकिन उसे अब भी कुछ याद नहीं था। मानवीर हर पल उसके पास रहता। उसकी दवाइयां, उसका खाना, उसका आराम, वो खुद उसका ख्याल रखता था। तुम बस आराम करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा, वो उसे बार बार समझाता। दिन बीतने लगे। आनंदी की सेहत अब पहले से बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान लौट आई। हालांकि उसे अपनी पहचान याद नहीं थी, लेकिन जब भी वो मानवीर को देखती, उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता, जैसे उसका दिल कह रहा हो, ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। एक दिन आनंदी महल के बगीचे में टहल रही थी, फूलों की खुशबू और ठंडी हवा के बीच। तभी अचानक उसके दिमाग में एक हल्की सी झलक आई। दो परियां, बचपन, हंसी। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करती, वो याद फिर से गायब हो जाती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मानवीर फिर से अपने राजकार्य में व्यस्त हो गया। दरबार, योजनाएं, सुरक्षा, सब कुछ संभालते हुए। उधर आनंदी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसके चेहरे की चमक लौट आई थी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगी थी। एक दिन वो महल के बगीचे में अकेली बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चली गई। पहले तो सब शांत था, लेकिन फिर उसके हाथों में हल्की सी चमक उभरी। वो चौंक गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं तोड़ा। धीरे धीरे वो रोज अभ्यास करने लगी। कभी रोशनी को अपने हाथों में समेटना, कभी हवा को महसूस करना, कभी छोटी छोटी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करना। और हर दिन के साथ उसकी परी शक्तियां वापस लौटने लगीं। हालांकि उसे अभी भी अपना अतीत पूरी तरह याद नहीं था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके अंदर कुछ खास है, कुछ बहुत शक्तिशाली। एक दिन जब वो गहरी ध्यान में थी, अचानक उसके दिमाग में एक तेज चमक हुई। दो परियां, एक अंगूठी और एक धोखा। आनंदी अचानक आंखें खोलती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब क्या था? उधर चंद्रा को भी अब बेचैनी होने लगी थी।
उसे महसूस हो रहा था कि आनंदी वापस आ चुकी है, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। महल के शांत और भव्य कमरों में, जहां बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहीं अंदर चंद्रा का मन अब अशांत हो चुका था। रात होते ही उसे अजीब अजीब डरावने सपने आने लगे। एक रात वो गहरी नींद में थी, तभी अचानक उसने सपना देखा। घना जंगल, ठंडी हवा और सामने आनंदी खड़ी थी। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसकी आंखों में तेज चमक थी, उसके चारों ओर रोशनी घूम रही थी, और वो धीरे धीरे चंद्रा की ओर बढ़ रही थी। मैं वापस आ गई हूं, उसकी आवाज गूंज उठी। डर से जागना। चंद्रा अचानक चीखते हुए उठ बैठी। नहीं! उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरा खाली था। ये सिर्फ सपना था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। हर रात वही सपना, वही चेहरा, वही आवाज। मैं वापस आ गई हूं। अब चंद्रा के मन में डर घर कर चुका था। उसे लगने लगा ये कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक संकेत है। अब वो दिन में भी घबराने लगी। कहीं कोई उसे देख रहा है, कहीं उसका राज खुलने वाला है। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी और चेहरे की शांति गायब हो गई थी। उधर आनंदी की शक्तियां लौट रही थीं और इधर चंद्रा का डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन काफी समय बाद मानवीर ने सोचा कि वो आनंदी से मिलने जाए। वो उसके कक्ष की ओर बढ़ा, दरवाजा धीरे से खोला, और जैसे ही उसकी नजर आनंदी पर पड़ी, वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया। आनंदी खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसकी असली चमक अब पूरी तरह सामने आ गई हो। बीमारी के समय मानवीर उसकी हालत में इतना उलझा था कि वो उसे इस तरह देख ही नहीं पाया था। मानवीर कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया, जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि एक गहरी जुड़ाव की थी। आनंदी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आप आ गए? उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में सादगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपनापन भी छिपा था। मानवीर ने खुद को संभाला। हां, मैं बस ये देखने आया था कि तुम अब कैसी हो। लेकिन सच ये था, वो सिर्फ उसकी तबीयत देखने नहीं आया था। उसका दिल अब कुछ और महसूस करने लगा था। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन अभी भी आनंदी को अपनी पूरी पहचान याद थी। उधर चंद्रा डर में जी रही थी, और इधर प्यार और सच्चाई धीरे धीरे जन्म ले रही थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां दिल, सच और धोखा तीनों टकराने वाले हैं। मानवीर अब भी आनंदी को देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद जाग रही थी। मैंने ये चेहरा पहले भी देखा है, उसने मन ही मन सोचा।
वो ध्यान से उसे देखने लगा। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, और अचानक उसे एक झटका सा लगा, चौंकाने वाला एहसास। ये ये तो बिल्कुल वैसा ही चेहरा है जैसा मेरे चाचा की बहू का था। उसकी आंखें फैल गईं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सिर्फ एक समानता है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। मानवीर के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या आनंदी और चाचा की बहू का कोई संबंध है? मानवीर ने गंभीर नजरों से आनंदी की ओर देखा। क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ याद है? आनंदी कुछ पल के लिए चुप रही। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे उन धुंधली यादों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे कुछ झलकी दिखती हैं। एक जंगल, दो परियां और एक अंगूठी। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। और फिर सब अंधेरा हो जाता है। ये सुनकर मानवीर गहरी सोच में डूब गया। अब उसके मन में कई टुकड़े जुड़ने लगे थे। जंगल, अंगूठी, चेहरों की समानता। लेकिन अभी भी पूरा सच साफ नहीं था। मानवीर ने अपनी नजरें उठाईं। अब मुझे ही सच्चाई तक पहुंचना होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर एक दृढ़ संकल्प छुपा था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। चाचा पर नजर रखना और उसकी बहू की सच्चाई पता करना। यह सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि पूरे परिलोक के खिलाफ साजिश है। उधर चंद्रा अब भी डर में जी रही थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि मानवीर अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। मानवीर अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने तुरंत अपना सबसे भरोसेमंद गुप्तचर बुलाया। चाचा की बहू पर नजर रखो। हर हरकत, हर कदम की खबर मुझे चाहिए। गुप्तचर ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत काम पर लग गया। उधर चंद्रा अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे हर पल यही डर सताने लगा था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। उसकी नींद उड़ चुकी थी और उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था। डर के कारण वो आखिरकार फिर से उसी अंधेरे जादूगर के पास जाने का फैसला करती है। रात के अंधेरे में वो चुपके से महल से निकलती है। जंगल का रास्ता, ठंडी हवा और उसके मन में घबराहट। वो तेजी से चलती हुई जादूगर की गुफा की ओर बढ़ती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मानवीर का भेजा हुआ गुप्तचर पहले से ही उसके पीछे था। वो पेड़ों की ओट में छिपकर हर कदम पर नजर रखे हुए था। अब सच्चाई ज्यादा दूर नहीं, उसने मन ही मन सोचा। चंद्रा, अंधेरी गुफा में चंद्रा घबराई हुई हालत में उस जादूगर के सामने खड़ी थी। मेरी मदद करो, मुझे बताओ आनंदी कहां है? उसने कांपती आवाज में कहा। जादूगर ने अपनी काली शक्तियों को सक्रिय किया और आंखें बंद करके आनंदी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ पल बाद उसकी आंखें खुली। आनंदी अभी भी जिंदा है, उसने गंभीर स्वर में कहा, और उसके हाथ में अब वो अंगूठी भी नहीं है। जादूगर फिर से अपनी शक्तियों से देखने लगा, लेकिन अचानक उसकी ताकत जैसे किसी दीवार से टकरा गई। अजीब है, उसने बड़बड़ाया। महाराज का महल कोई साधारण महल नहीं है। उसने दांत पीसते हुए आगे कहा। उसने अपने महल को एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच से ढका हुआ है। कोई भी काली शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जादूगर ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे आनंदी की कोई लोकेशन नहीं मिल सकी। वो पूरी तरह सुरक्षित है, मेरे जादू से भी बाहर, उसने गुस्से में कहा। चंद्रा के चेहरे पर डर और बढ़ गया। जादूगर ने चंद्रा की ओर देखा और धीरे से बोला,
लेकिन याद रख, जिस दिन तुम और आनंदी आमने सामने आओगी, उस दिन सब कुछ वापस याद आ जाएगा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी चेतावनी थी। चंद्रा के हाथ ठंडे पड़ गए। अब उसे सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि सच के खुलने का पूरा यकीन हो गया था। गुफा के बाहर छुपा हुआ गुप्तचर पूरी बातचीत सुन चुका था। उसके चेहरे पर अब गंभीरता और चिंता दोनों थीं। तो असली खेल यही है, उसने मन ही मन सोचा। वो बिना समय गवाए तुरंत महल की ओर निकल पड़ा। महल पहुंचते ही वो सीधे मानवीर के पास गया। दरबार शांत था, लेकिन गुप्तचर की तेज सांसें देखकर माहौल बदल गया। उसने झुककर कहा, महाराज, मैंने सब सुन लिया है। मानवीर की नजरें तुरंत गंभीर हो गईं। गुप्तचर ने पूरी बात एक एक करके बताई। चंद्रा का जादूगर के पास जाना, आनंदी का अब भी जीवित होना और उस जादू का सच। जैसे जैसे वो बोलता गया, मानवीर का चेहरा और सख्त होता गया। गुप्तचर से पूरी सच्चाई सुनने के बाद मानवीर कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। दरबार में सन्नाटा फैल गया था। हर कोई राजा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। चाचा की साजिश, जादूगर का काला खेल और नकली रानी का रहस्य। मानवीर को अब यह साफ समझ आ गया था कि जो चाचा की बहू बनकर महल में आई है, वो असल में चंद्रा है, जो आनंदी की जगह ले चुकी है। ये सोचकर उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने ये बात तुरंत किसी को नहीं बताई। वो जानता था, अगर अभी सच सामने आ गया तो चाचा और चंद्रा सावधान हो जाएंगी। इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण रखा। सही समय आने दो, उसने मन ही मन सोचा। फिर मैं एक एक हिसाब पूरा करूंगा। बाहर से मानवीर बिल्कुल शांत और सामान्य दिखने लगा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अंदर एक पूरी योजना बन रही थी और बदले की आग धीरे धीरे तैयार हो रही थी। अब खेल बदल चुका था। चंद्रा को लगता था कि वो सुरक्षित है। चाचा को लगता था कि सब नियंत्रण में है, लेकिन असल में राजा सब जान चुका था। मानवीर ने धीरे से कहा, अब समय करीब है। झूठ बहुत चल लिया, अब सच बोलेगा। अब मानवीर के सामने पूरा सच साफ हो चुका था। आनंदी कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली परी थी, जो धोखे और जादू के जाल में फंस गई थी। उसे समझ आ गया था कि चंद्रा ने अपनी ही लालच और ईर्ष्या में आनंदी की जगह ले ली और पूरा महल एक बड़े छल के नीचे चल रहा था। आनंदी अब धीरे धीरे अपनी शक्तियों को फिर से महसूस कर रही थी और मानवीर ये देखकर और भी निश्चित हो गया। एक शांत पल में उसने आनंदी की ओर देखा और कहा, आनंदी, अब तुम्हें तुम्हारा असली हक मिलेगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर आनंदी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में भावनाएं और उलझन दोनों थी। जैसे ही ये खबर महल में फैली, पूरा वातावरण बदल गया। फूलों से सजावट होने लगी, दिए चलने लगे और संगीत गूंजने लगा। महल में एक बार फिर से शादी का माहौल बन गया था, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक शाही विवाह नहीं था। ये था सच, न्याय और प्यार की जीत का संकेत। इधर महल में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फूलों की खुशबू, संगीत की गूंज
और खुशियों की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मानवीर और आनंदी का विवाह पूरे शाही रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। दरबार में सभी लोग खुश थे। मंत्री, सैनिक और प्रजा सभी ने राजा को शुभकामनाएं दी। महाराज की जोड़ी अमर रहे, रानी जी का स्वागत है। शादी के बाद जब सब शांत हुआ, आनंदी कुछ पल के लिए मानवीर को देखती रह गई। अब उसे धीरे धीरे सच समझ आने लगा था। वो जिसे अब तक एक साधारण इंसान समझ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा था। उसकी आंखों में आश्चर्य था। मैं इतने बड़े राजा की रानी हूं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मानवीर ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो आनंदी, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर आनंदी के दिल में एक गहरी शांति फैल गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसे सच में कोई ऐसा मिला है जो उसे पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। शादी के बाद पूरा दरबार खुशियों से भरा हुआ था। चारों तरफ लोग राजा और नई रानी को बधाई दे रहे थे। तभी मानवीर ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अब सभी लोग रानी का आशीर्वाद लें। एक एक करके सब लोग आगे आने लगे। जब सब लोग रानी आनंदी के पास आकर आशीर्वाद ले रही थी, माहौल बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जैसे ही बारी आई, चाचा, उसका बेटा और उसकी बहू तीनों आगे आई। जैसे ही वे रानी के सामने पहुंची, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे पर डर और आश्चर्य फैल गया, क्योंकि उनके सामने एक नहीं बल्कि दो आनंदी खड़ी थीं। एक राजा की असली रानी और दूसरी चंद्रा, जो नकली पहचान में थी। पूरा दरबार कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। दो रानियां? किसी ने धीमे से कहा। चंद्रा घबरा गई, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा डर सामने था। सच अब छुप नहीं सकता था। मानवीर ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसकी नजर सीधी उन तीनों पर टिक गई। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों आनंदी एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक तरफ असली आनंदी, जिसके अंदर अब उसकी परी शक्तियां पूरी तरह जाग चुकी थीं, और दूसरी तरफ चंद्रा, जो अब तक नकली रूप में सबको धोखा दे रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें टकराईं, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अचानक चंद्रा के चेहरे पर चमक कांपी और उसके शरीर के चारों ओर काला जादू टूटने लगा। अगले ही पल उसका नकली रूप पूरी तरह गिर गया और वो अपनी असली पहचान में आ गई। चंद्रा का असली चेहरा देखकर चाचा और उसका बेटा पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये तो चंद्रा है। वे चौंक पड़े। उन्हें समझ आ गया कि पूरा खेल उन्हीं के सामने खेला जा रहा था। उधर असली आनंदी के शरीर में तेज रोशनी फैल गई। उसके सिर में अचानक तेज झटका हुआ। जंगल, अंगूठी, धोखा, चंद्रा और उसका पूरा अतीत, सब कुछ एक एक करके वापस आने लगा। आनंदी ने अपनी आंखें खोलीं। इस बार उसकी नजरें पहले जैसी नहीं थीं। उसमें ताकत थी, आत्मविश्वास था और सच्चाई की चमक थी। दरबार में खड़े सभी लोग हैरान थे, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी थी। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें मानवीर पर टिकी थीं। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सबके सामने रखी जाए।
मानवीर ने एक एक करके सब बताया। कैसे उसकी चाचा ने सत्ता पाने के लिए उस पर हमला करवाया, कैसे चंद्रा ने आनंदी की जगह लेकर सबको धोखा दिया, और कैसे पूरे महल को वर्षों तक झूठ में रखा गया। जैसे जैसे वो बोलता गया, दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। सभी सबूत और सच्चाई सामने आने के बाद चाचा और उसका बेटा राजद्रोह के दोषी पाए गए और उन्हें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया। दरबार में भारी सन्नाटा छा गया। चंद्रा की ओर देखकर मानवीर ने कहा, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे राज्य को धोखा दिया है। और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब झूठ पूरी तरह खत्म हो चुका था और महल में न्याय स्थापित हो चुका था। आनंदी अब अपनी असली पहचान में वापस आ चुकी थी और मानवीर के साथ उसका रिश्ता और मजबूत हो गया था। दरबार में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस बार वो झूठ पर नहीं, सच्चाई और न्याय पर आधारित थी। मानवीर ने आनंदी की ओर देखा और कहा, अब हमारा समय शुरू होता है। दरबार में सन्नाटा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उस सन्नाटे में अब डर नहीं था, सुकून था, न्याय का सुकून। चाचा और उसका बेटा अपने किए की सजा पा चुके थे और चंद्रा को काल कोठरी में डाल दिया गया था, जहां अब उसका काला जादू भी बेअसर हो चुका था। आनंदी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपने अंदर की पूरी परी शक्ति को महसूस किया और हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। अब वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो परीलोक की एक शक्तिशाली परी थी। मानवीर ने पूरे दरबार की ओर देखा और कहा, आज से ये राज्य झूठ पर नहीं, सच्चाई और न्याय पर चलेगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। आनंदी ने मानवीर की ओर देखा, वही इंसान जिसने उसे बचाया, वही जिसने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि मुझे मेरी पहचान वापस दी है। उस रात महल के ऊपर आसमान में चमकते सितारे थे और पूरे राज्य में शांति फैल चुकी थी। अब डर नहीं था, अब धोखा नहीं था, सिर्फ उम्मीद और प्यार था। एक राजा जिसने सच के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, एक परी जिसने अपनी पहचान फिर से पाई, और एक कहानी जो अंधेरे से शुरू होकर रोशनी पर खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी जादुई और रोमांचक कहानियां आपके पास आती रहें।